Does America need Europe as a market? Yes. But as an ally? I don't know. For the answer to be yes, Europe needs a single voice, not a dozen different ones. स्क्रीन पे आपने एक वीडियो देखा। इस वीडियो में जेलेंस्की को देखा। यहाँ जेलेंस्की के आपने तेवर देखे। जब इन्होंने युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था, तब मुझे अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और मुझे लगा था एक राजा के तौर पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की शुरुआत कर दी, क्योंकि एक राजा हमेशा सबसे पहले अपनी चादर देखता है, अपनी प्रजा को देखता है, न कि अपने आप को एक कंधे की तरह सामने कर दे। लेकिन अभी म्यूनिख में जेलेंस्की ने जो स्पीच दिया है, वो स्पीच बड़े बड़े देश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम से लगा जैसे डॉक्टर एस जयशंकर जैसी बातें करते हैं, उनसे भी आगे बढ़कर पश्चिमी दुनिया के खिलाफ इन्होंने एक पूरा का पूरा बम ही फोड़ दिया है इस सम्मेलन में। यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट आ गई है। मैक्रोन की कही गई बात सही साबित हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है यूरोप में, तो वहीं यूरोप का सीधा सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। जहां एक तरफ यूरोप में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं यूरोप में ही बैठकर भारत और इजराइल कौन सा प्लान बना रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मार्को रूबियो और अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, वो सऊदी अरब में मिलने जा रहे हैं। किससे? रूस के प्रतिनिधि से। किसके बारे में? यूक्रेन की समस्या को हल करने के लिए शांति वार्ता आयोजित कर रहे हैं। मतलब कि ट्रंप और पुतिन के बीच में शांति की बात हो रही है। इसमें न तो यूरोप शामिल होने वाला है और न जो भुक्तभोगी है यूक्रेन, वो शामिल होने वाला है। दोनों में से कोई भी शामिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ जेलेंस्की ने म्यूनिख में जो बात कही, जो आपने पहली वीडियो देखी, इन्होंने कहा कि अमेरिका को एक बाजार के रूप में यूरोप की जरूरत है, लेकिन क्या यूरोप अगर किसी संकट में है तो एक सहयोगी के रूप में आज उसे यूरोप की जरूरत है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। इतना ही बोल्ड अंदाज में नहीं, बल्कि और भी कई सारी बातें इन्होंने कही। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। So will not take NATO membership for Ukraine off the table. But right now, the most influential member of NATO seems to be Putin. Because his whims have the power to block NATO decisions. इस वीडियो में जेलेंस्की ने कहा कि नाटो का असली ताकत इस वक्त किसी के हाथ में है ना, तो वो पुतिन के हाथ में है। पुतिन नाटो को चला रहे हैं। पुतिन जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। फिर इन्होंने यूरोप को सुझाया कि अब समय है कि हम अपना नाटो बनाएं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. जेलेंस्की फुल फॉर्म में नजर आए। हालांकि जो बातें इन्होंने आज कही ना, ये बातें मैक्रोन ने बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया था। लगभग 2-3 साल से मैक्रोन ने इस तरह की बातें रखनी शुरू कर दी थी। मैक्रोन ने कहा था यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेना चाहिए, यूरोप को आगे बढ़ना चाहिए। फ्रांस की बात करें ना, तो फ्रांस थोड़ा चालाक देश निकला। आप देखिए, अमेरिका और कई देशों के प्रभाव में आकर जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बर्बाद कर दिया। उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फ्रांस ने बर्बाद नहीं किया। फ्रांस जानता था कि ऊर्जा सबसे बड़ा कारण बनने वाला है और ऊर्जा के संकट को ही हमें दूर करना है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, छोटे स्केल्स पर भी बनाए, बड़े स्केल्स पर भी बनाए। और आज की डेट में क्या हो रहा है, ऊर्जा के लिए इन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि यूरोप ने भी कुछ गलतियां की है और जिसका भुगतान करना होगा, क्योंकि अब जो बात हो रही है कि हाँ, यूरोप को संगठित करो और संगठित करके हम अपना नाटो बनाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका हमें छोड़ चुका है। इस चीज का एहसास इन्हें हो गया है। मैक्रोन ने यहाँ पर एक इमरजेंसी बैठक को बुलाया हुआ है। अब जरा देखिए, अगर यूरोप की परिस्थितियों की बात करें ना, तो खुद फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल है, अस्थिरता है। चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट के बारे में अभी भी
दुविधा है और बीच बीच में चीजें निकल कर आ रही हैं। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन भी एक शक्तिशाली देश बन सकता था। धीरे धीरे डिफेंस में ये अच्छा मार्केट को पकड़ रहा था, लेकिन यहाँ यूक्रेन भी बर्बाद हो गया है। यूके की बात करें तो यूके में अवैध प्रवासियों का लगभग बोलबाला हो गया है। अब वहाँ की नीति कैसे चलेगी, कैसे होगा, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ अब अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका ये सोच रहा है कि चलो हम रूस के साथ भी बात कर लेते हैं, चाइना के साथ भी बात कर लेते हैं और अपने डिफेंस के बजट को 50% कम कर लेते हैं। यूरोप की जरूरत अब अमेरिका को नहीं है। अब यूरोप किस तरफ जा रहा है? तो अब यूरोप जा रहा है भारत की तरफ। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अब ये टाइम है यूरोपीय यूनियन और भारत को एक हो जाने के लिए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए। होगा भी वही। फ्रांस बहुत तेज है और इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि फ्रांसीसी नेता मैक्रोन, इन्होंने भारत के साथ रिश्तों को कभी खराब नहीं किया। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर भी फ्रांस ने कभी भारत के साथ रिश्तों को खराब नहीं किया। ये भारत के साथ रिश्ते लेकर चले और आज भी जब फ्रांस पहुंचे थे पीएम मोदी, तो इनका स्वागत बहुत गहरे मित्र की तरह किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत और फ्रांस में मैक्रोन के स्वागत में काफी अंतर था। तो फ्रांस भारत के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। एआई में भी हमने देखा, इन्होंने भारत को अपने साथ रखा। ये समझ रहे हैं आने वाला जो समय है उसमें भारत भी एक ब्लॉक बनकर उभर चुका है और अब हमें भारत का साथ लेकर चलना है। और इसका एक उदाहरण भी देखिए आप, जहां म्यूनिक में ये सारे तमाशे हो रहे थे, कभी जेडी वेंस आकर भाषण देकर सबको झटका दे रहे थे, तो वहीं जेलेंस्की आकर इन्होंने सच रख दिया। तो इन सब के बीच में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मुलाकात कर रहे थे इजराइल के विदेश मंत्री के साथ और टेबल पर बात किसकी चल रही थी? बात चल रही थी आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर। यहाँ पर भारत की विदेश नीति को देखिए, इजराइल के साथ मिलकर भारत आईएमएफ कॉरिडोर को बढ़ा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब उस आईएमएफ कॉरिडोर को सीधे अमेरिका तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि भारत का फोकस बिल्कुल सही जगह पे है। दोनों फैसले भारत ने लिए बहुत सही लिया कि चाइना का मसला खुद से हल किया और दूसरा अपना पूरा ध्यान इकोनॉमी पर रखा। अब यूरोप को भारत की बात समझ में आ रही होगी। भारत जब रूस से तेल खरीद रहा था तब वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा पतीला गर्म है, ऐसा ही कुछ था। अमेरिका से ज्यादा प्रश्न तो यूरोप किया करते थे कि भारत तेल क्यों खरीद रहा है, तेल क्यों खरीद रहा है। और अभी क्या है, अभी रूस इनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। यूरोप को हमेशा रूस कमजोर करना चाहता था क्योंकि यूरोप उनके लिए सबसे बड़ा टेंशन का जड़ था। कहीं ना कहीं पुतिन अपनी जगह सही थे। अगर ये नाटो उसी समय डिसमेंटल हो जाता जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो शायद यूरोप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता। लेकिन नहीं, नाटो धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया और इसका फायदा किसको मिला? जंग की बात हुई, जंग शुरू भी हो गई और फायदा मिला बड़ी बड़ी डिफेंस की कंपनियों को। और इनमें से ज्यादातर कंपनियां जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जिन्होंने खूब हथियार बेचे और अच्छा मुनाफा कमाया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।